राजनीति में अक्सर आवाजें बहुत तेज होती हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो कहते हैं पूरी संसद चुप हो जाती थी। और वो खामोशी डर की नहीं होती थी, वो सम्मान की होती थी। आज के दौर में शायद ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा नेता जो अपने शब्दों को तलवार भी बना सकता था और शांति का पैगाम भी। आज हम सिर्फ उनके फैसलों को गिनने नहीं बैठे हैं, नहीं। बल्कि हम उस सोच को, उस नजरिए को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जिसमें भारत को दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई पहचान दी। और ये सवाल भी पूछेंगे कि उनकी राजनीति में ऐसी क्या खास बात थी कि उनके सबसे बड़े वैचारिक विरोधी मतलब पंडित नेहरू तक ने कह दिया था ये व्यक्ति एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो शुरुआत करते हैं ग्वालियर 1924 से। पिता एक स्कूल टीचर थे तो जाहिर है घर में अनुशासन और पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी। नहीं, असल में राजनीति से पहले वो एक कवि थे और ये सिर्फ कोई शौक की बात नहीं थी। उनकी कविताएं एक तरह से उनके जीवन का घोषणा पत्र थी। जैसे वो जो उनकी बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अच्छा, इसमें एक बात है, हार नहीं मानूंगा ये तो हर राजनेता कहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सही बात है। लेकिन रार नहीं ठानूंगा कहना, ये दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है कि मैं लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई की पहल नहीं करूंगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसका गहरा मतलब है कि मैं अपने सिद्धांतों पर, अपने लक्ष्य पर चट्टान की तरह अड़ा रहूंगा, लेकिन इसके लिए अनावश्यक टकराव, बेवजह के दुश्मनी मोल नहीं लूंगा। संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। हमेशा। ये सिर्फ एक कविता नहीं, ये उनके पूरे राजनीतिक जीवन का ब्लूप्रिंट है। जहां जरूरत पड़ी पोखरन किया, लेकिन जहां मौका मिला लाहौर तक बस भी लेके गए। हार नहीं मानी पर रार भी नहीं ठानी। वही बात है। और यही सिद्धांत उनके विपक्ष में रहने के दौरान भी साफ दिखता है। वो सरकार की आलोचना करते थे, तीखी आलोचना करते थे, लेकिन कभी कटु नहीं हुए। हाँ, और वो जो पंडित नेहरू वाला किस्सा है वो तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। भरी संसद में जब वाजपेयी जी एक युवा सांसद के तौर पर बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नेहरू ने एक विदेशी मेहमान से उनका परिचय कराते हुए कहा था अच्छा। कि इनसे मिलिए, ये विपक्ष के एक युवा नेता हैं तो हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनमें भविष्य की बहुत संभावनाएं देखता हूं। और बाद में उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज के नजरिए से देखें तो ये अविश्वसनीय लगता है। क्या एक विरोधी दूसरे विरोधी की इतनी बड़ी तारीफ कर सकता अब है? देखिए, ये सिर्फ उस दौर के नेताओं की महानता नहीं थी, मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नेहरू का ये कहना सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, तो क्या था? ये एक तरह से संसदीय लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष की जरूरत को स्वीकारना था। वो वाजपेयी में एक ऐसे विरोधी को देख रहे थे जो बहस का स्तर गिराएगा नहीं बल्कि उठाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एक्नॉलेजमेंट था। बिल्कुल। वो जानते थे कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए और वाजपेयी उस विपक्ष का चेहरा बन सकते थे। और जब वाजपेयी जी बोलते थे तो उनकी आवाज में ऐसा क्या था? क्यों आज भी उनके भाषणों को याद किया जाता है? वो तो चीखते चिल्लाते भी नहीं थे। वही तो उनकी कला थी। आज की राजनीति में क्या है, लगता है कि जब तक आप चीखे नहीं आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। वाजपेयी जी ने साबित किया कि आवाज में वजन शब्दों से आता है, वॉल्यूम से नहीं। उनके भाषणों का जादू उनके ठहराव में था। वो सही शब्द के लिए रुकते थे, एक पॉज लेते थे। और जब वो शब्द आता था तो वो सीधा दिल में उतरता था। बिल्कुल। उनकी हिंदी बहुत परिष्कृत थी, लेकिन फिर भी आम आदमी से जुड़ी हुई थी। मुझे संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण याद आ रहा है। 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर पहली बार किसी भारतीय नेता ने उस वैश्विक मंच पर हिंदी में बात की थी। हाँ। क्या ये सिर्फ एक भाषाई गर्व का प्रदर्शन था? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संदेश था। जी। समझिए, उस समय दुनिया दो गुटों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। हाँ, कोल्ड वॉर का दौर था। ऐसे में भारत की भाषा में बोलना ये दुनिया को बताना था कि हमारी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है, एक स्वतंत्र विदेश नीति है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। मतलब ये एक आत्मविश्वास से भरे भारत का ऐलान था। ऐलान था जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना चाहता था। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें इन सिद्धांतों को असल में अमल में लाना पड़ा। 1998 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को, सैटेलाइट्स को, सबको चकमा दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, है ना? ये सिर्फ जुआ नहीं, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। देखिए, भारत 1974 में पहला परीक्षण कर चुका था। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन उसके बाद दुनिया का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई सरकार आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी।
वाजपेयी जी ने फैसला लिया कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनना ही होगा। और इसका संदेश बहुत साफ था। बिल्कुल साफ था, हम अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेंगे और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी तो अभूतपूर्व था। अमेरिका, जापान, कई बड़े देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बहुत भारी दबाव था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने भारत को अलग थलग कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया? वो झुके नहीं। वो झुके नहीं। उन्होंने देश को संबोधित किया, प्रवासी भारतीयों से मदद की अपील की और देशवासियों को भरोसा दिलाया कि हम इस चुनौती का सामना कर लेंगे। ये उनके नेतृत्व की असली परीक्षा थी। और उसी दृढ़ता के साथ एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसका असर आज हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। हाँ, लोग अक्सर इसे सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट के तौर पे देखते हैं, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदलने वाला फैसला था। इसे सिर्फ दूरदर्शी कहना भी शायद कम होगा। आंकड़े तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लगभग 5,846 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक छोटे व्यापारी के लिए इसका जमीन पर क्या मतलब था? इसका असर बहुत गहरा था। आप सोचिए, एक किसान जो तमिलनाडु में सब्जियां उगा रहा है, वो अब उन्हें तेजी से और कम लागत में मुंबई या दिल्ली के बाजार तक पहुंचा सकता था। एक छोटे शहर का कारीगर अपने सामान को आसानी से बंदरगाहों तक भेज सकता था। मतलब लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो गई 30 से 40% तक। इसका सीधा असर महंगाई पर, व्यापार की गति पर और रोजगार पर पड़ना था। ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं थीं, ये भारत की आर्थिक रक्तवाहिनियां थीं। यहीं पर उनकी शख्सियत का वो संतुलन सामने आता है। एक तरफ पोखरण जैसा कठोर फैसला और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। पोखरण के ठीक 1 साल बाद 1999 में वो सदा ए सरहद नाम की बस में बैठ फिर शांति का पैगाम लेकर लाहौर पहुंच गए। लेकिन उनके अपने ही देश में कई लोग कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल है, एक खुशफहमी है। हाँ, ये आलोचना हुई थी। और इसका नतीजा तो हमें कुछ ही महीनों बाद कारगिल युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। तो क्या ये वाजपेयी जी के आकलन की विफलता नहीं थी? ये एक बहुत जायज सवाल है। देखिए, कूटनीति में इरादा और नतीजा दो अलग-अलग चीजें हैं। वाजपेयी का इरादा पाकिस्तान को और दुनिया को ये दिखाना था कि परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत और ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। ये कमजोरी नहीं बल्कि नैतिक शक्ति का प्रदर्शन था। एग्जैक्टली, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। पोखरण के जरिए असर्शन यानी अपनी ताकत का इजहार, और लाहौर यात्रा के जरिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास। लेकिन उस पहल का नतीजा तो कारगिल के रूप में सामने आया। जब शांति की बस लाहौर पहुंची, उसी समय पाकिस्तानी सेना कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर रही थी। हाँ, ये सीधे सीधे धोखा था और ये उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पीठ में छुरा घोंपा गया था, लेकिन यहां भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय सेना को घुसपैठियों को खदेड़ने की पूरी छूट दी, लेकिन एक बहुत सख्त हिदायत के साथ। क्या हिदायत थी? हिदायत थी कि भारतीय सेना किसी भी सूरत में नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेगी। लेकिन इसका तो हमारी सेना को नुकसान हुआ होगा, अपने ही हाथ बांध लेना। सैन्य नजरिए से ये बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन इसका कूटनीतिक असर जबरदस्त हुआ। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम अपनी जमीन की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार देश हैं जो युद्ध को भड़काना नहीं चाहता। और दुनिया ने इस बात को माना। पहली बार अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने खुलकर पाकिस्तान की आलोचना की और उसे अपनी सेना हटाने के लिए कहा। कारगिल में भारत की सिर्फ सैन्य जीत नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी थी। तो अब हम उस मूल सवाल पे आते हैं, सब उनका सम्मान क्यों करते थे? उनकी अपने पार्टी, विपक्ष, यहाँ तक कि दुनिया भी, क्या था उनमें? मुझे लगता है इसका जवाब उनके व्यक्तित्व में है। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी उनमें अहंकार नहीं आया। वो जानते थे कि लोकतंत्र में सत्ता जनता की अमानत होती है, व्यक्तिगत जागीर नहीं। और शायद उनमें बदला लेने की भावना नहीं थी। उन्होंने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों पर कीचड़ नहीं उछाला। कभी नहीं। उनकी असहमति हमेशा नीतियों पर होती थी, व्यक्तियों पर नहीं। वो गठबंधन की राजनीति के उस्ताद माने जाते थे। 24 पार्टियों की सरकार चलाना कोई मजाक नहीं है। ये बिना व्यक्तिगत तालमेल के तो संभव ही नहीं था। बिल्कुल। वो एक राजनेता से ऊपर एक स्टेट्समैन थे। राजनेता अगला चुनाव देखता है और स्टेट्समैन अगली पीढ़ी को देखता है। सही बात। उनके फैसले, चाहे वो पोखरण हो, स्वर्णिम चतुर्भुज हो, वो सब अगले 5 साल के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के भारत के लिए थे। तो इन सभी घटनाओं से, उनकी कविताओं से, उनके भाषणों से
एक बात साफ होती है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ कठोर निर्णय लेना नहीं होता। उस निर्णय के पीछे की नीयत, उसे लागू करने का तरीका और उस निर्णय के बाद आपका व्यवहार, ये सब मिलकर आपके नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। वाजपेयी जी ने हर फैसले में, चाहे वो युद्ध का हो या शांति का, एक गरिमा बनाई रखी है। हमेशा। और जाते जाते एक विचार, सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेज तर्रार 24/7 ब्रेकिंग न्यूज वाली राजनीति में, जहां हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, क्या वाजपेयी जी वाली गरिमा और दृढ़ता एक साथ चल सकते हैं? या फिर आज के दौर में शोर मचाना और हर मुद्दे को टकराव में बदलना ही प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका बन गया है? ये सवाल हम सबके लिए